हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 17 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दिन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा कुरुम्बा आर्ट के बारे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे मारी टाइम लेबर कन्वेंशन के बारे में। पांडु पोर्ट के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। दिन हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट हैमर काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नासा का जो डार्ट मिशन है उसके बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम डिजाइन्ड टू रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल फिशरीज वेलफेयर प्रोग्राम्स। और सेकंड स्टेटमेंट है, द स्कीम इनकॉर्पोरेट्स द प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन एंड ऑर्नामेंटल फिशरीज टू डाइवर्सिफाई लिवलीहुड। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू मॉडर्नाइज द फिशरीज वैल्यू चेन स्पेसिफिकली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्कीम के तहत रिप्लेस किया जाए जो ऑल स्टेट प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू फिशरीज। आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is an umbrella scheme that operates through two components, central sector and centrally sponsored scheme. It does not replace all state programs but provides a comprehensive framework for holistic development across the country. The scheme explicitly supports non-traditional activities like biofloc farming, seaweed cultivation, and ornamental fisheries to increase income and provide climate-resilient livelihood. इसके साथ ही अगर हम कोर पिलर की बात करें तो the core pillar of the scheme is infrastructure development, which includes the modernization of fishing harbors, fishing landing centers, and establishment of robust post-harvest management systems like cold chains. The scheme represents a shift from traditional fishing to a more technology-driven and value-added approach, aiming to reduce post-harvest losses, which are currently high in the Indian fisheries sector. This holistic focus ensures both economic growth for fishers and the sustainable management of marine and inland aquatic resources. यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने अलोकेट किया है 2500 करोड़ फॉर द फिशरीज सेक्टर अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन द यूनियन बजट 26 एंड 27। आप ध्यान रखेंगे इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2020 में एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Kurumba art that was recently seen in the news originated mainly in which region of India?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में छाई जो कुरुम्बा कला है उसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं वेस्टर्न हिमालयाज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नीलगिरी हिल्स रीजन ऑफ साउथ इंडिया या फिर थार डिजर्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो कुरुम्बा आर्ट है उसकी उत्पत्ति भारत के किस क्षेत्र से हुई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये हुई है फ्रॉम नीलगिरी हिल्स रीजन ऑफ साउथ इंडिया। आप देख सकते हैं कुरुम्बा आर्ट is an ancient tribal painting tradition now facing the threat of extinction. So it is a prehistoric art form estimated to be over 3000 years old, created by the Kurumba tribe living in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. So traditionally, the paintings were made on rocks and cave walls in the high hills of the Nilgiri Hills. Artists prepare natural pigments from the forest resources such as yellow, brown, and black from Vengai tree resin and green from crushed leaves. So they use simple tools like fine twigs, bamboo sticks, and brushes made from natural fibers to create the painting. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो कुरुम्बा आर्ट है इसकी उत्पत्ति हुई है जो नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है दक्षिण भारत का वहां से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है it is the world's leading intergovernmental organization for scientific and technical cooperation in the nuclear field. और सेकंड स्टेटमेंट है it is headquartered in Geneva, Switzerland. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में। आप देख सकते हैं amid growing concerns over nuclear non-proliferation, the Director General of the International Atomic Energy Agency held talks with the head of Rostom, Russia's state nuclear energy corporation, recently. सो ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। The agency's genesis was US President Eisenhower's Atom for Peace address to the General Assembly of the United Nations on 8th of December 1953. And then the IAEA statute was approved on 23rd of October 1956 and then it came into force on 29th of July 1957. सो आप ध्यान रखेंगे ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। It reports to both United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. So the primary goal is to ensure that nuclear energy is not diverted for weapons purposes.
आप ध्यान रखेंगे इस एजेंसी को एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो द agency currently has 180 member states, reflecting its wide international mandate and credibility. इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस है प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड आल्सो वेरिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैरीटाइम लीवर कन्वेंशन। तो यहां पर जो समुद्री श्रम सम्मेलन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड अंडर द एजेस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज कंसिडर्ड एज द बिल ऑफ राइट्स फॉर द सी फेरर्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन अप्लाइज ओनली टू नेवल पर्सनल सर्विंग इन मिलिट्री वेसल्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल नेवल पर्सनल पर अप्लाई होता है, ये सभी कॉमर्शियल जो सी गोइंग शिप्स हैं उन पे अप्लाई होता है। आप देख सकते हैं The Maritime Labour Convention 2006 was adopted by the International Labour Organization to ensure decent working conditions, health protection, accommodation, and social security for seafarers. So it is considered as the Bill of Rights for the seafarers, and it is considered the fourth pillar of the international maritime law alongside IMO's conventions like SOLAS, MARPOL, and STCW. So it applies to all commercial sea-going ships operating in international waters or between ports of the different countries except fishing, naval, and traditionally built vessels. आईएलओ की बात करें तो हम इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं एंड इट इज यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। इसको फाउंड किया गया था 1919 में और वर्तमान समय में 187 मेंबर स्टेट्स हैं। आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान समय में आईएलओ के डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Pandu port seen in the news recently is located on the bank of which of these rivers? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला जो पांडु बंदरगाह है वो इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कावेरी रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर शरावती रिवर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है पांडु पोर्ट पर। पांडु पोर्ट स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। पांडु पोर्ट is a river port in the Indian state of Assam, serving Guwahati. So this port has been developed on the bank of Brahmaputra river, and the port is most important and largest river port in Assam state. So many passenger ships at the port are anchored with the tourists. However, the state government has now allocated funds for the modernization of the port for national waterway development projects. In order to arrange a ship anchorage, a naval terminal or permanent jetty has been formed. So the port is included in the Port of Call agreement between India and Bangladesh. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो पांडु पोर्ट है, ये स्थित है असम राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Operation White Hammer, recently seen in the news, was launched by which of the following agencies? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जो व्हाइट हैमर ऑपरेशन है, यह निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो व्हाइट हैमर नामक ऑपरेशन है, इसको शुरू किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। आप देख सकते हैं, इन अ मेजर एक्शन against illegal drug production, the Directorate of Revenue Intelligence has exposed a secret factory that was making abrazolam, a psychotropic drug regulated under the NDPS Act 1985. So the factory was located in the Kondapalli Industrial Development Area in district NTR, Andhra Pradesh. And the operation called Operation White Hammer took place on 11th and 12th of March 2026. इसके साथ ही डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो इट इज एन एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑपरेशंस एजेंसी इन इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में डीआरआई के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अभय कुमार श्रीवास्तव। आप ध्यान रखेंगे, डीआरआई की जो पेरेंट एजेंसी है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the full form of NASA's DART mission, which successfully demonstrated the ability to alter the orbit of an asteroid for planetary defense। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नासा का जो डार्ट मिशन है उसका पूरा नाम क्या है, जिसने ग्रह रक्षा के लिए एक क्षुद्र ग्रह की कक्षा को बदलने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। सो यहां पर आपसे डार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट एस्टेरॉयड रिकवरी टूल, सेकंड डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, थर्ड डीप एरोस्पेस रिकॉनेसेंस टास्क या फिर डिस्टेंट एस्टेरॉयड रिमोट ट्रैकिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर जो डार्ट है उसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आप देख सकते हैं, न्यू रिसर्च confirms that NASA's DART mission miserably altered the path of asteroid system Dimorphos and Deimos.
So its objective is to test the kinetic impact technique for planetary defense, hitting an asteroid to change its trajectory. So the mission impacted the moonlet Dimorphos, which orbits the larger asteroid Deimos, and the in- intentional collision occurred in September 2022. So the mission not only changed Dimorphos' orbit around Didymos, but also slightly altered the entire binary system's 770-day orbital period around the Sun. And this is the first time humans have intentionally changed the motion of a celestial body in space. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो डार्ट मिशन है ये संबंधित है नासा से। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।